शास्त्री सा विद्या या विमुक्ते, अर्थात जो हमें अनुशासित करती है वे विद्या है, जो हमें मुक्ति देती है वो विद्या है। मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति पे अध्यक्ष महोदय आपने बोलने का मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, हर देश के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का उच्च शिक्षा तंत्र विश्व के अंदर तीसरे स्थान पर आता है। प्रथम स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन और उसके बाद में भारत का उच्च शिक्षा तंत्र आता है। अध्यक्ष महोदय, विगत 70 वर्षों के अंदर देश के विश्वविद्यालयों के अंदर 11.5% की बढ़ोतरी हुई, महाविद्यालयों में 12.5% की बढ़ोतरी हुई, विद्यार्थियों की संख्या में 60% की बढ़ोतरी हुई और अध्यक्ष महोदय शिक्षकों की संख्या में 25% की बढ़ोतरी हुई। राजस्थान आज उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे आ गया है। प्रदेश में 12 सरकारी यूनिवर्सिटी हैं, 300 सरकारी कॉलेज हैं और 900 बीएड कॉलेज है और अनगिनत प्राइवेट निजी कॉलेजेस हैं। कोरोना के कारण राज्य की कमज़ोर राजस्व आमदनी के बावजूद हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री का जो उच्च शिक्षा के लिए जो उनका फैसले थे, जो उनकी घोषणाएं थी बजट 2021-22 के अंदर, वो सराहनीय योग्य है। अध्यक्ष महोदय, जोधपुर में 400 करोड़ की लागत से फाइनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी और जयपुर में 200 करोड़ की लागत से इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की डीयू यूनिवर्सिटी खोलने की जो घोषणा करी, वो हमारे मुख्यमंत्री की कुशल वित्तीय प्रबंधन का एक जीता जागता उदाहरण है। अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि 7th पे कमीशन के बाद हमारे जो उच्च शिक्षा के जो स्टाफ है उनके वेतन के अंदर बढ़ोतरी हुई, उनकी तनख्वाहें बढ़ी और चाहे किसी भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, इन संस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने का एक बहुत बड़ा बाधा, एक बहुत बड़ा कठिन कार्य हम लोगों के सामने आता है। उच्च शिक्षा में लगभग आज 2000 शिक्षकों के पद खाली हैं। अध्यक्ष महोदय, होता यह है कि राजनीतिक दबाव में, जनप्रतिनिधियों के दबाव में अच्छे शहरों के अंदर और अच्छी जगह पर स्टाफ जाना चाहता है, शिक्षक जाना चाहता है और इस राजनीतिक दबाव के चलते हमारे दूर दराज के जो गांव हैं, दूर दराज के जो ज़िले हैं, वहाँ पर शिक्षक नहीं पहुँच पाते हैं। मैं आपके माध्यम से हमारे मंत्री महोदय को और सरकार को कहना चाहूँगी कि ये समय आ गया है कि अभी हमें कठोर निर्णय लेने होंगे, कठिन कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। जैसा अध्यक्ष महोदय आप जानते हैं कि संसाधन की कमी है कॉलेजों के अंदर, हम सारी सुविधाएं मुहैया नहीं करा पाते। एक बात और कहना चाहूँगी, सरकार ने एक योजना बनाई थी रेस और उसको इम्प्लीमेंटेशन भी होने वाला था, उसमें कोई खास तरक्की नहीं हुई, लेकिन एक अच्छी योजना थी जिससे हम लोग वंचित रह रहे हैं। हम लोगों को पार्टी लाइन को छोड़कर थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा और ट्रांसफ़र पॉलिसी एक बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा रहा है, वो बनाने की अब ज़रूरत आ गई है। अध्यक्ष महोदय, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, वोटों से जीत कर आते हैं। वोटों की राजनीति का दबाव चलते हुए हम लोगों हमारे क्षेत्र की मांग को देखते हुए हमारे क्षेत्रों के अंदर कॉलेज खुलवाने का मुख्यमंत्री महोदय पर दबाव रखते हैं और मैं समझती हूँ कि पिछले और अब के बजट के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस, चाहे वो जनरल कॉलेजेस हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, आईटीआई कॉलेजेस हो, एग्रीकल्चर कॉलेजेस हो, बहुत सारे कॉलेजेस खुले। हम लोग केवल क्वांटिटी के ऊपर ध्यान दें काफ़ी नहीं है अध्यक्ष महोदय, आज क्वालिटी की ज़रूरत है।
मैं समझती हूँ कि हमने कॉलेज बहुत खोल दिए, लेकिन उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए अब ज़रूरत है कि उनको संसाधन उपलब्ध करवाएं और उनको उनमें नवाचार लेकर आए। अध्यक्ष महोदय, कोरोना ने हमारी जीवन शैली को बदला अध्यक्ष महोदय, और बहुत सारे नवाचार हुए हैं इस दौरान पिछले 1 साल के अंदर। आईटी एवं डिजिटलाइजेशन का ज़माना है। ई क्लासेस पे जोर देना चाहूँगी मैं। इसके माध्यम से यूएस की जो यूनिवर्सिटीज़ है वो दुनिया भर के अंदर क्लासेस लेती है। और मैं समझती हूँ अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न के जवाब में आपने भी ये बात रखी थी सदन के अंदर। आपने कहा था उस शिक्षा मंत्री को कि क्यों नहीं हम लोग ई क्लासेस को रेगुलराइज कराएं ताकि शिक्षकों की जो कमी है कॉलेज के अंदर उसको दूर किया जा सके। खराब गुणवत्ता की शिक्षा देना भी हमारे युवाओं के भविष्य के लिए खिलवाड़ है अध्यक्ष महोदय। आज गली गली के अंदर बीएड की कॉलेजें खुल गई, आज गली गली के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज खुली हुई है, लेकिन मैं कहना चाहूँगी अध्यक्ष महोदय कि जब ये इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर जब इंजीनियरिंग की डिग्री लेता है लड़का और उसको आगे चलता है तो हम लोग देखते हैं कि 4 में से 1 को ही रोजगार मिल पाता है, और इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद वो व्यक्ति कोई और काम करना नहीं चाहता, उसको शर्म महसूस होती है। अतः मेरा ये निवेदन है कि सरकार अच्छी क्वालिटी पे ध्यान दे। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी खोलने का एक दौर चला था अध्यक्ष महोदय। बहुत सारे विधेयक इसी विधानसभा के अंदर लाए गए। मैं जिक्र करना चाहूँगी जयपुर की बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे मणिपाल हुआ, जेएनयू हुआ, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में उनको माना जाता है अध्यक्ष महोदय। लेकिन मेरे विधानसभा के अंदर जेजेटी चुड़ैला के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, उसको सरकारी रियायत पे फ्री उसको ज़मीन दी गई, उसको बहुत सारी रियायतें दी गई, बहुत बड़ी बिल्डिंग उसने वहाँ पर बना दी। और जब ये विधेयक आया था तो उसके अंदर ये कहा गया था कि आप यूनिवर्सिटी को डेवलप करें, लेकिन आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग उसके अंदर अपना मैनेजमेंट में हिस्सेदारी करें, आसपास के इलाके के अंदर डेवलपमेंट वर्क होना चाहिए। लेकिन मुझे खेद है बताते हुए अध्यक्ष महोदय कि आज जो जेजेटी यूनिवर्सिटी है चुड़ैला की, उसके अंदर पीएचडी की डिग्रियां इस तरीके से बांटी जा रही है, 13-14 हज़ार से ऊपर डिग्रियां वहाँ पे बांटी जा चुकी हैं। न वहाँ पर वीसी है, न वहाँ पे शिक्षक है। इतनी बुरी हालत के अंदर वो यूनिवर्सिटी चल रही है अध्यक्ष महोदय। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि प्रदेश के आर्थिक हालात अच्छे नहीं हैं। हमें गुणवत्ता वाली फ्री एजुकेशन अब बंद करनी पड़ेगी अध्यक्ष महोदय। आज केंद्र सरकार सभी आईटीआई, एनआईटी के अंदर, मेडिकल कॉलेज के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी फीस ले रहे हैं। हम लोगों ने जो बजट में सरकार ने जो 2 नई बड़ी संस्थाएं खोली हैं, उसके अंदर अफोर्डेबल फीस रखी जाए ताकि वो संस्थाएं मजबूत हो, वित्तीय प्रबंधन उनका अच्छा हो। और अंत में अध्यक्ष महोदय मैं एक बात कहना चाहूँगी, हमारे कोरोना के चलते हुए हमारे माननीय 4 सदस्य इस दुनिया में नहीं रहे, और बहुत बड़ा दिल रखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका जो नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस अवधारणा को, उस नारे को मजबूती देने के लिए हमारे 4 दिवंगत विधायकों के नाम पर कन्या महाविद्यालय खोलने की उन्होंने घोषणा करी। पर मुझे बड़ा अफसोस हुआ, हमारे नेता प्रतिपक्ष जो इतने वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने सदन में कहा कि मुझे भी कॉलेज खुलवाने के लिए दिवंगत होना पड़ेगा। बड़ा हास्यास्पद लगता है अध्यक्ष महोदय। मैं बताना चाहूँगी, मेरे मंडावा का उपचुनाव था,
और मेरे पिताजी रामनारायण चौधरी, जिन्होंने इस प्रदेश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी पार्टी के लिए बहुत काम करा। और उस समय मैंने हेतमसर के अंदर लड़कियों की कॉलेज खुलवाई, क्योंकि उनकी भावना थी, वो महिला शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। लेकिन हेतमसर की कॉलेज रामनारायण चौधरी जी के नाम पर नहीं हुई, उसमें कोई राजनीति नहीं है। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, परसराम मदेरणा जी हमारे वरिष्ठ नेता रहे, जिन्होंने अपने समाज को, अपने प्रदेश को, अपने इलाके को, अपनी पार्टी को बहुत कुछ दिया। उनके यहाँ पे जब वो श्रद्धांजलि देने गई तो भोपालगढ़ की कॉलेज को वहाँ खड़े खड़े उन्होंने परसराम मदेरणा के नाम पर करने की घोषणा करी। ये बातें होती है जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर होती है। अध्यक्ष महोदय, इस बात को समझने की जरूरत थी, उस भावना को समझने की जरूरत थी, जिस भावना के तहत हमारे मुख्यमंत्री ने यहाँ पर घोषणा करी और हमारे दिवंगत विधायकों के नाम पर कॉलेज खोले। अंत में मैं अपने क्षेत्र की बात रखना चाहूँगी। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास कुछ लड़के आए थे, विद्यार्थी, और वो अपनी परेशानी लेकर आए थे। हमारे यहाँ पर सहायक आचार्यों के परीक्षा अभी होने जा रही है। उनका ये मानना है कि उसके अंदर 2013 के बाद से सेट परीक्षा नहीं हुई। एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत अपने उच्च शिक्षा मंत्री जी को कहना चाहती हूँ कि आप इस पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, क्योंकि नेट के अंदर हमारे यहाँ पे जो आरक्षण है, एमबीसी का आरक्षण है, धौलपुर और भरतपुर के जाटों का जो आरक्षण है, वो नेट में लागू नहीं होता। वहाँ पे 55% के अंदर उनका अनिवार्य है, उनको 55% के मार्क्स के ऊपर ही वो नेट दे सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उससे पहले सेट की परीक्षाएं करवाएं, ताकि हमारे स्थानीय लड़कों को उसके अंदर मौका मिले। और दूसरा, मेरे हेतमसर की राजकीय कन्या महाविद्यालय के अंदर उर्दू विषय की बहुत बड़ी मांग है। मैं आपसे मांग करती हूँ कि आप सकारात्मक रूप से जब आप जवाब दें सदन के अंदर इस मांग पर, तो सेट और राजकीय बालिका महाविद्यालय हेतमसर में उर्दू विषय खोलने की भी घोषणा करें। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। जय हिंद, जय भारत। बाबूलाल नागर।